विक्रमशिला महाविहार, इसे एक प्राचीन राजकीय विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर पूरब में कहलगांव के पास अंतिचक गांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटकों की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्षों या 9वीं सदी की शुरुआत में की थी। करीब 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद 13वीं सदी की शुरुआत में यह नष्ट हो गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में अध्यात्म, दर्शन, तंत्र विद्या, व्याकरण, तत्वज्ञान, तर्कशास्त्र आदि की पढ़ाई होती थी। यहाँ पढ़ने आने वाले हर किसी को विश्वविद्यालय के द्वार पर ही कठिन प्रवेश परीक्षा से गुजरना पड़ता था। विक्रमशिला में दाखिला पाने के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों से भी छात्र दाखिला पाने के लिए लालायित रहते थे। बौद्ध धर्म के उदय के साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। विश्वविद्यालय की प्रबंधन व्यवस्था को देखें तो वह आज के आधुनिक विश्वविद्यालय से मेल खाता था। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 775 से 800 ईस्वी के बीच की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आवासीय सुविधा थी। बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की भी शिक्षा वहां दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में दीपंकर नामक विद्वान ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। तो अभी हम क्या बोले, चैप्टर का नाम क्या, विक्रमशिला, और चैप्टर नंबर क्या है, 12। तो आप लोग ध्यान से बोर्ड पे ध्यान से देखना है। विक्रमशिला, चैप्टर का नाम। यदि आप लोग बुक खोल के यदि अभी पढ़ रहे हैं तो बस बुक को बंद कर दीजिए और केवल इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तब आपको पक्का समझ में आ जाएगा। तो चलिए, किसी भी हिंदी में कोई भी चैप्टर हो तो आप लोगों को उसमें 2 चीज याद रखना आवश्यक है। क्या? तो उस पाठ का लेखक कौन है और वो पाठ का विधा क्या है। जो भी पाठ का आपको नाम याद है, उस पाठ में देखेंगे कि उस पाठ का विधा क्या है और उस पाठ के लेखक कौन है, क्योंकि इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो विक्रमशिला पाठ जो है, इसका विधा क्या है, इसका विधा क्या है, तो ध्यान से याद रखना। इसका विधा क्या है, निबंध। ठीक, विधा क्या है, निबंध है, विधा निबंध। ठीक, अब उसके बाद एक और क्या बताया, पॉइंट याद रखना है। जो इसके रचनाकार होंगे, रचनाकार कौन है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति, पाठ्य पुस्तक विकास समिति, मतलब इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, पापू 200। ठीक, तो विक्रमशिला चैप्टर का विधा क्या है, निबंध, और विक्रमशिला चैप्टर के लेखक कौन है, पाठ्य पुस्तक विकास समिति। इतना हमको पहले याद रखना है। अब इसके बारे में आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो ये तो अभी हम बार बार बोल रहे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय, मतलब विक्रमशिला एक यूनिवर्सिटी था बोल सकते हैं, अभी तो है नहीं वर्तमान में, उसका सर्वनाश हो चुका है फिर से, लेकिन वहाँ पे खुदाई चल रहा है तो बहुत सारे वस्तु प्राप्त हो रहा है। तो पहले हम उसको शुरू से पढ़ लेते हैं कि इसका निर्माण किस तरह से हुआ, और यहाँ से मतलब यहाँ पे क्या क्या चीज़ सब इस यूनिवर्सिटी में बताया जाता था, यूनिवर्सिटी में कितने छात्र पढ़ते थे, कितने टीचर यहाँ पढ़ाते थे, उसके बाद यहाँ का माध्यम क्या था, किस भाषा में पढ़ाई चल रहा था, उसके बाद कौन सर्वनाश के बारे में यदि बताया जाए कि इसका विनाश कैसे हुआ, तो और किस शताब्दी में हुआ, कौन इससे बहुत सारा चीज़ सब है, तो इसको ध्यानपूर्वक आप लोग सुनते रहिए। तो इसमें सबसे पहले इस चैप्टर में 2 व्यक्ति का नाम आता है। किन 2 व्यक्ति का नाम आता है, तो पहला नाम बताया गया इसमें आर्यभट्ट। किन का नाम बताया गया, आर्यभट्ट का। अब आर्यभट्ट का क्या बताया गया इसमें, तो बताया गया क्या कि आर्यभट्ट खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हुए। आर्यभट्ट खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध हुए। तो हमको इसमें याद रखना क्या, खगोल विद्या के क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध, इतना हमको इसमें याद रखना है। खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन विश्व प्रसिद्ध हुए, तो आर्यभट्ट। आपको क्वेश्चन में पूछेगा इसी तरह से, खगोल विद्या के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध हुए, तो आर्यभट्ट। उसके बाद दूसरा व्यक्ति का नाम है क्या, अतीश दीपांकर। दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है,
अतीश दीपांकर, ठीक, अतीश दीपांकर। अब ये कौन थे? तो ये तो आर्यभट्ट के बारे में समझ गए, ये अतीश दीपांकर थे। तो इन्होंने लामा संप्रदाय का शुरुआत किया था, लामा संप्रदाय का शुरुआत किया था। उसके बाद तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किए। तो कौन किए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार? तो अतीश दीपांकर। और लामा संप्रदाय की शुरुआत कौन किए? तो अतीश दीपांकर। ये दोनों व्यक्ति का नाम हमको याद रखना है। अब बुक में ये भी बताया जाता है कि अतीश दीपांकर और आर्यभट्ट जैसे सरीखे विद्वान हुए। मतलब उनके सरीखे का मतलब अर्थ हुआ कि उनके तरह, उनके समान, मतलब इन दोनों के समान यहाँ से बहुत सारे विद्यार्थी विद्वान बने। और ये भी बताया जाता है इस चैप्टर में कि इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय से जो भी विद्यार्थी इसमें पढ़ लिए, उसके बाद इनको विदेश में जहाँ कहीं भी जाए तो उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। अब इसके बाद हमको इसमें क्या पढ़ना है, मतलब क्या जानना है, ध्यान समझो। इसके बाद जानना है कि ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो भागलपुर जिला। वर्तमान में कौन से जिला में? भागलपुर जिला में है। और भागलपुर जिला को प्राचीन महाजनपद किस नाम से जाना जाता था? मतलब भागलपुर जिला को प्राचीन में किस महाजनपद नाम से जाना जाता था? तो क्या याद रखेंगे? अंग महाजनपद। कौन सा? अंग। या आपको क्वेश्चन में ये पूछ दे कि बताओ भागलपुर का प्राचीन नाम क्या है? अंग। या विक्रमशिला प्राचीन समय में किस जगह पे स्थित था? तो अंग नाम से। ऐसे हमको याद रखना। अब इसके बाद इसमें और क्या याद रखना है? तो भागलपुर जिला में अभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस गांव में पड़ता है, या किस थाना में और किस पोस्ट में पड़ता है? तो थाना यदि पूछे तो थाना क्या बता देंगे? थाना कहलगांव। थाना कौन सा? कहलगांव। उसके बाद आपको यदि पोस्ट पूछ दे कि बताओ किस पोस्ट में पड़ता है, तो पत्थरघट्टा। कौन सा? पत्थरघट्टा। इतना हमको याद रखना है ये वाला कि विक्रमशिला वर्तमान में जो है भागलपुर जिला में, और गांव थाना कौन सा? कहलगांव। पोस्ट कहाँ? तो पत्थरघट्टा। और पूछ दे बताओ कौन सा गांव में, तो अंतीचक। कौन सा गांव है? अंतीचक गांव में है। तो ये भी पॉइंट हमको याद रखना है। इससे संबंधित भागलपुर में तो है, लेकिन थाना कहलगांव, पोस्ट पत्थरघट्टा और गांव अंतीचक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम में बीएससी मतलब बिहार बोर्ड के एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया गया, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में कोई भी क्वेश्चन किसी लाइन से उठा के रख देता है। तो ये चीज़ सब हमको याद रखना है। और ये नहीं कि बुक से अलग से एक्स्ट्रा आपको दे देगा, बुक में से, और ये चीज़ बुक में है। अब इसके बाद हमको क्या जानना है? तो इसका ना एक कहावत है, मतलब मानना है। क्या मानना है कि इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम जो है विक्रमशिला कैसे पड़ा? तो सिर्फ वो चीज़ हम बता देते हैं कि यहाँ पे बताया गया कि इस जगह पे ना, इस जगह पे एक विक्रम नामक व्यक्ति को दंड दिया गया था। इस जगह पे विक्रम नामक व्यक्ति को दंड दिया गया था, वहीं पे उनको सजा दिया गया था, मतलब मार दिया गया था। और उसके बाद उसी जगह पे बिहार नामक विहार, क्या? विहार नामक शहर का मतलब वहाँ पे निर्माण कर दिया गया था, जहाँ पे विक्रम नामक यक्ष को मारा गया था, मतलब उस व्यक्ति को मारा गया था। वहाँ पे बिहार नामक एक जगह का मतलब निर्माण किया गया था, या शहर का नाम रख दिया गया था बिहार। और इसी के नाम पे क्या रख दिया गया था? विक्रमशिला। इसी के नाम पे विक्रमशिला रखा गया था। तो इतना चीज़ तो इसका तो हम जान सकते हैं, या आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक, ऑप्शन में रहेगा तो किसके नाम पे पड़ा? तो विहार रहेगा ऑप्शन में, तो ठीक है, नहीं तो विक्रम के नाम पे। तो इतना चीज़ जान लिया। अब इसके बारे में क्या जानना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था और किसके देख रेख में हुआ था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो निर्माण है, निर्माण वो 8वीं शताब्दी में हुआ था। किस शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में। ठीक, 8वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था। उसके बाद निर्माण जो हुआ होगा, ध्यान से ये चीज़ बेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसको याद रखना है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था। और किसी भी चीज़ का निर्माण होगा तो उसका तो कोई मतलब देख रेख करने वाला होगा शुरू में कि ये ऐसे करो ऐसे करो। तो वो जितना सारा मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण जो किया गया, तो उसका देख रेख किए कौन थे? मतलब शुरू में तो क्या हम बोलेंगे? राजा धर्मपाल। कौन? राजा धर्मपाल। और राजा धर्मपाल किस वंश के राजा थे? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या? पाल वंश। किस वंश के राजा थे राजा धर्मपाल? तो पाल वंश के राजा थे। कौन? धर्मपाल। इतना चीज हमको याद रखना कि उनका जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो
निर्माण किया गया था 8वीं शताब्दी में। और किस राजा के देखरेख में, तो राजा धर्मपाल, और वो किस वंश के थे, तो पाल वंश के थे। इतना हम लोग समझ गए। अब इसके बाद इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो इधर देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय में, किधर लिखे किधर, चलो इधर लिख देते हैं, सॉरी यहीं पे बताते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कितने छात्र पढ़ते थे, कितने उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय से तो जुड़ा रहता है बहुत सारा कॉलेज, तो उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय से कितना सारा कॉलेज जुड़ा हुआ था, मतलब ये आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कुल कितने महाविद्यालय, तो महाविद्यालय उसमें पूरा कितना था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों की संख्या कितना, 6, पूरा महाविद्यालय कितना, 6। उसके बाद पूछेगा कि बताओ उसमें पूरा विद्यार्थी कितना पढ़ते थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो कितना बोल देंगे, 10,000। कितना विद्यार्थी, 10,000। और 10,000 विद्यार्थी पूरा टीचर मतलब शिक्षक कितने रहते थे वहाँ, तो शिक्षक वहाँ पे लगभग में कितना, 1,000। तो कुछ समझ में आया। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो सबसे पहले उसका निर्माण जो है 8वीं शताब्दी में राजा धर्मपाल के देखरेख में, और वो राजा धर्मपाल किस वंश के थे, तो पाल वंश के। और महाविद्यालय मतलब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने महाविद्यालय, तो 6, और विद्यार्थियों की संख्या कितना, लगभग में 10,000, और उसमें शिक्षक कितना, तो लगभग में 1,000। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ना जो भी चीज़ सिखाया जाता था उसका भाषा, मतलब उस भाषा का माध्यम क्या था, वो किस चीज़ में सिखाया जाता है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, किस चीज़ में सिखाया जाता था। तो ये बता दे आपको, अध्यापन का माध्यम यदि पूछे, अध्यापन का माध्यम पूछे कि मतलब किस भाषा में वहाँ बताया जाता था, तो आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत। कौन सा भाषा, तो संस्कृत। अब उसके बाद हम क्या जानेंगे, एक एक स्टेप आप लोग ध्यान से सुनते रहना। यदि कुछ भी मिस्टेक हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करना, उसके बाद फिर से सुनना, ताकि आपको पूरा सही से समझ में आए। अब हम क्या करेंगे, ये देख लीजिए संस्कृत है। उसके बाद आगे क्या देखना है कि उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस चीज़ का ज्ञान दिया जाता था, उसके पाठ्यक्रम में क्या चीज़ सब शामिल था। तो हम क्या बताएंगे कि उसके पाठ्यक्रम में चिकित्सा विद्या, तंत्र विद्या, योगा जो होता है वो, उसके बाद न्याय विद्या, मतलब न्याय सबके बारे में सिखाया जाता था, ज्ञान दिया जाता था। चिकित्सा विद्या, दवाई, आयुर्वेद के दवाई के बारे में ज्ञान दिया जाता था। तंत्र मंत्र के बारे में ज्ञान दिया जाता था। जादू टोना के बारे में ज्ञान दिया जाता था। उसके बाद व्याकरण से भी पूरा प्रांगत किया जाता था विद्यार्थियों को। व्याकरण संबंधित जितने सारे थे संस्कृत में, जैसे व्याकरण बताएं, पूरा चीज़ बताते थे सही से। अब देखो आगे उसके बाद क्या पढ़ना हमको, समझिए उसके पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था। अब आगे देखना है कि जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया, तो आप लोग को बता दें कि स्कूल में हम लोग क्या बोलते हैं, जो हेड मास्टर रहते हैं उनको प्रिंसिपल बोलते हैं। कॉलेज में भी प्रिंसिपल बोला जाता है, मतलब कॉलेज मतलब महाविद्यालय में। लेकिन विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी में उस हेड मास्टर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सिटी में हेड मास्टर को क्या बोलते हैं, तो कुलपति। क्या बोलते हैं, कुलपति। और इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, तो नाम याद रखना उनका, क्या, हरिभद्र। क्या नाम थे, क्या नाम था, हरिभद्र। और इनको कभी कभी ना किस नाम से जाना जाता था, शांति भद्र के नाम से। किस नाम से, तो शांति भद्र के नाम से। अब शांति भद्र के नाम से उनको क्यों जाना जाता था, तो इसलिए क्योंकि हरिभद्र के गुरु का नाम था शांति रक्षित। हरिभद्र के गुरु का नाम क्या था, शांति रक्षित। इसके कारण ही इनको हरिभद्र को कभी कभी मतलब बहुत जगह पे शांति भद्र के नाम से भी बुलाया जाता था। अब इसके बाद हमको क्या देखना है, तो देखिए ध्यान से। अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो ध्यान समझना। इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो भी विद्यार्थी नया एडमिशन लेते थे, जो नया नामांकन होता था, तो उसका जो नामांकन डायरेक्ट नहीं होता था, सीधे नामांकन नहीं हो जाता था। उसके लिए वहाँ पे जो भी द्वार पंडित थे उनसे उनको मतलब पहले मौखिक क्वेश्चन हुआ करता था। उसके बाद उसको आगे की प्रक्रिया जो है मतलब नामांकन होना है तो वो आगे होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले द्वार पंडित जो भी रहते थे उनसे पहले उनको पास करना पड़ता था, जो भी छात्र उसमें पढ़ना चाहते थे या नामांकन करवाना चाहते थे।
अब उसमें ये भी बताया गया है कि जो भी नवागत मतलब कि जो भी नया विद्यार्थी उसमें जाते थे तो सबसे पहले शुरू के कुछ दिनों तक उनको भिक्षु वर्ग में रहना पड़ता था। भिक्षु वर्ग का मतलब ये कि भिक्षा मांग करके लाना है और उसी चीज़ को मतलब बना करके खाना है या भिक्षा मांग करके लाना है, ये भिक्षु वर्ग। तो उसमें बहुत सारे पहले जो नए विद्यार्थी रहते थे पहले उसी में उसको रहना पड़ता था। उसके बाद जो भी विद्यार्थी उससे मतलब भिक्षु वर्ग के बाद जब मतलब उनका जो भी टाइम रहता था कि इतना दिन रहना, उसके बाद क्या करते थे कि आचार्य उनको अपने पुत्र के समान मानकर उसको बौद्ध के बारे में ज्ञान देते थे, बौद्ध के बारे में उनको शिक्षा देते थे, ताकि आगे चलकर ये मेरे उद्देश्यों पर खरा उतरे, मेरे आदर्शों पर ये खरा उतरे। ठीक, मतलब ये नहीं कि अभी के टाइम में क्या होता है कि जैसे टीचर जितना अच्छा से पढ़ा दे लेकिन फिर भी विद्यार्थी सब टीचर का मतलब आदर ये सब करते नहीं उतना। तो इसलिए वहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में टीचर क्या करते थे, पहले भिक्षु वर्ग में रखते थे, उसके बाद वहाँ से आने के बाद वो अपने पुत्र के समान छात्र को मान करके और उसको बौद्ध के बारे में अच्छा से ज्ञान देते थे ताकि आगे चलकर उनके आदर्शों पर खरा उतरे। अब आगे हम इसमें क्या देखेंगे, तो ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसमें 2 ग्रंथ का नाम बताया गया, अष्टसाहिसिका और ध्यान सुनना, अष्टसाहिसिका थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, थोड़ा वर्ड बड़ा है तो आप लोग बुक में देख सकते हैं, अष्टसाहिसिका और प्रज्ञा पारमिता। अष्टसाहिसिका और प्रज्ञा पारमिता ये ऐसा 2 ग्रंथ है जो पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखा गया, पांडुलिपि में लिखा गया। ये 2 ग्रंथ है, अष्टसाहिसिका और प्रज्ञा पारमिता, जो पांडुलिपि में लिखा गया। ठीक, तो ये जो इतना बड़ा ग्रंथ है, ये दोनों ग्रंथ जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में ही लिखा गया है। और अभी यदि किसी को देखना हो, वर्तमान में उस ग्रंथ को ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा गया है। अब आगे हम क्या देखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय अपने शिक्षा को लेकर के, ज्ञान सबको लेकर के, ये पूर्वी एशिया में मतलब ये 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में, ये 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। ये अपने ज्ञान को लेकर के जो भी है यहाँ का रूल नियम जो भी था उस सब को लेकर के ये 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में ये पूर्वी एशिया का क्या बन चुका था, उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बन चुका था। अब इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इससे पहले जितना सारा ऑब्जेक्टिव था इसमें हम बता दिए। अब इसमें देखेंगे कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है सर्वनाश वो कैसे हो गया, किस कारणवश हुआ, और उस चीज़ के वो चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, क्या चीज़ कौन लिखे, ये सब जानेंगे। तो अब देखेंगे इसके विनाश के कारण। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है विनाश वो भ्रम के कारण हो गया, भ्रमवश में हो गया। इसका विनाश भ्रमवश में हो गया। क्यों? क्योंकि तुर्कों जब भारत पे आक्रमण कर रहा था तो तुर्कों को लगा कि ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय ना ये कोई किला है। उनको क्या लगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो कोई किला है, और वो किला समझ करके इसको भी क्या कर दिए, तोड़ फोड़ दिए, तो उसका सर्वनाश कर दिए इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। तो इसका जो सर्वनाश या विनाश हो वो भ्रमवश अवस्था में हुआ था। तो इसका जो सर्वनाश है मतलब किसके आक्रमण के कारण हुआ था, तुर्कों के कारण, तुर्की का कारण, उसी को तुर्को बोला था, तुर्की का कारण हुआ था। तो इस सब के बारे में मतलब सर्वनाश के बारे में एक ग्रंथ में लिखा गया है। विक्रमशिला के सर्वनाश के बारे में एक ग्रंथ में लिखा गया। उस ग्रंथ का नाम क्या है, पहले ये जान लेते हैं कि वो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो सर्वनाश हुआ था वो किस शताब्दी में हुआ था। तो निर्माण हुआ था 8वीं शताब्दी में और विनाश हो गया था 13वीं शताब्दी में। विनाश किस शताब्दी में, तो 13वीं शताब्दी में। ठीक, और ये जो है सर्वनाश के बारे में किस ग्रंथ में लिखा गया, तो ग्रंथ का नाम है तबकात ए नासरी। ग्रंथ का क्या नाम है, तबकात ए नासरी ग्रंथ का नाम है, जिस ग्रंथ में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के सर्वनाश के बारे में उल्लेख किया गया है। अब तो ये भी पता होना चाहिए कि तबकात ए नासरी जो है जिसमें इसके सर्वनाश का उल्लेख किया गया है, इसके लेखक कौन है, ये जो ग्रंथ है इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक है कौन, धर्मस्वामी। कौन है, धर्मस्वामी। धर्मस्वामी कौन है, धर्मस्वामी। ठीक, तो यदि आप लोगों को कभी भी ऐसा मौका मिले तो इस ग्रंथ को यदि पढ़ने का तो आप लोग जरूर पढ़िएगा।
और विक्रमशिला विश्वविद्यालय इस चैप्टर में खुद ऐसे बोलते, मतलब इनको माध्यम बनाया गया विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। तो बोला यह गया है कि जब कभी भी आपको कोई शिक्षा केंद्र घूमना हो तो आप मेरे प्रांगण या आंगन में जरूर पधारे। ठीक, अब देखिए इसके बाद ये तो समझ गए, अब क्या करना है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो 13वीं शताब्दी में उसका सर्वनाश हो गया था, उसके बाद से लगभग अब कुछ समय पहले से यहाँ पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय जहाँ अवस्थित है वहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है। मतलब वहाँ पे खुदाई किया जा रहा है सरकार के सकारात्मक सोच के कारण कि कुछ मिले ऐसा चीज। तो यहाँ पे खुदाई करने के टाइम में क्या मिला है तो ध्यान से देखना, उसको याद रखना है। तो यहाँ पे मिला है एक 50 फीट ऊंची और 73 फीट चौड़ी चैत्य मिला है। चैत्य मतलब मंदिर टाइप का कुछ मिला है यहाँ पे, जिसका ऊंचाई कितना 50 फीट ऊंची और 73 फीट चौड़ाई है। ठीक, तो एक चैत्य उसमें बुक में बताया गया, लेकिन उसका अर्थ यदि बताए तो मंदिर या देवालय हम बोल सकते हैं। और इसके अलावा भी और बहुत कुछ मिला है, तो जिसमें से एक मिला है क्या, बुद्ध की प्रतिमा। क्या मिला है, बुद्ध की प्रतिमा। ठीक, और इसका जो ऊंचाई है लगभग कितना है, तो इसका ऊंचाई है लगभग में 4.5 फुट। कितना, 4.5 फुट। तो इतना चीज हमको याद रखना। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जितना सारा था, आप लोग इसको, यदि आप लोग को अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग को सबसे बेस्ट तरीका बता दें क्या, कि इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, तो आप लोग को तब लगेगा वो ऐसे था, तो आप लोग को जल्दी जल्दी वो चीज़ समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इतने जितना सारा हम बताएं इसमें, ये पूरा है बुक का, हमको इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं। बुक में चैप्टर यदि आप लोग वैसे बुक को पढ़िएगा तो बोरिंग लगेगा, लेकिन इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव जितना सारा इस चैप्टर से पूछा जाए वो सब बन जाएगा। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जितना सारा ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए इस के अलावा अब हम लोग दूसरे हिंदी में जो भी चैप्टर होगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मतलब लगा हो कि नहीं हमको समझ में आ गया, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना। और एक चीज़ की, जितने सारे 10th के स्टूडेंट अभी है जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड में, उसके पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है। चलो धन्यवाद।